चलिए हम आगे बढ़ते हैं, शो को आगे बढ़ाते हैं क्योंकि आपके खर्च की तो हमने प्लानिंग कर दी, जहां पर हम आपको कह रहे हैं कि आप छुट्टियां मनाइए, कहां कहां आपको बेस्ट डील्स मिल सकती हैं उसकी जानकारी दे दी। लेकिन अब आपको बताते हैं कि आप अपने निवेश में से कैसे कर्ज ले सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड, फिक्स डिपॉजिट, इंश्योरेंस, पीपीएफ जैसे तमाम निवेश के जो विकल्प हैं आपको भविष्य में रिटर्न्स अच्छा देते हैं, सुरक्षा के लिहाज से भी काफ़ी सही है अगर आप फाइनेंशियल सिक्योरिटी के बारे में बात करना चाहें। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपको जो है इस निवेश के ज़रिए लोन भी मिलता है, आप कर्ज भी ले सकते हैं। हालांकि ये रिकमेंडेड शायद ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप इस तरह का कोई कर्ज लेना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से ये जो विकल्प है जो मैंने बताया आपको, ये सबसे आखिरी विकल्प होना चाहिए। लेकिन कैसे आप अपने निवेश पर लोन ले सकते हैं, इसकी हम समझाइश लेते हैं। हमारे साथ हेमंत रस्तोगी वाइस इन्वेस्ट से जुड़ गए हैं। हेमंत जी, स्वागत है आपका हमारी इस पेशकश में। और हम तरह तरह के निवेश विकल्पों की यहाँ बात कर रहे हैं, जहाँ पर फिक्स डिपॉजिट, पीपीएफ, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस पॉलिसी, इनके निवेश पर आपको जो है लोन कैसे मिल सकता है, इस पर बात करते हैं। तो अगर आप मुझे सुन सकते हैं, मैं शुरुआत करना चाहती हूँ पीपीएफ के साथ। 15 साल का इसमें लॉक इन होता है और अगर किसी को लोन लेना हो तो कैसे पीपीएफ में आप लोन ले सकते हैं, कितनी राशि तक ले सकते हैं, ज़रा इसके बारे में कुछ बताएं। जी कविता, आपने बिल्कुल ठीक कहा। आई थिंक अगर हम शुरुआत करें पीपीएफ से तो हमारे देश में काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स जिनके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में पीपीएफ एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि एक ऐसा प्रोडक्ट है जहाँ पे आपको गारंटेड रिटर्न मिलते हैं, कैपिटल सेफ्टी है। बट इसमें अच्छी बात यह है कि जब आपको ज़रूरत पड़े, और जैसा आपने सही कहा, वो एक शायद लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए, लेकिन अगर आपको ज़रूरत पड़े तो उसके सामने आप लोन भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे दो चीज़ें आप कर सकते हैं, या तो आप लोन ले सकते हैं या तो आप विड्रॉल कर सकते हैं। तो बेसिकली क्या है कि 6 साल कंप्लीट होने के बाद आप पीपीएफ से पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको उससे पहले अगर पैसे की जरूरत हो तो आप पीपीएफ के अगेंस्ट लोन ले सकते हैं, और वो सिर्फ 3 साल कंप्लीट होने के बाद ही ले सकते हैं। और 3 से 6 साल का जो पीरियड है उसके अंदर अगर आप चाहें, अगर आपको जरूरत हो तो आप पीपीएफ के अगेंस्ट लोन ले सकते हैं। उसमें कंडीशन ये है कि इसके लिमिट है कि जब आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो उसके 2 साल पहले का जो आपका पीपीएफ बैलेंस है उसका 25% ही आप मैक्सिमम लोन ले सकते हैं। तो एक तो ये ध्यान में रखना जरूरी है कि कब आप लोन ले सकते हैं, कितना ले सकते हैं, और इसका जो टेन्योर है लोन का वो मैक्सिमम जो है 36 मंथ्स होता है। तो इसमें आपको 1% इंटरेस्ट होता है, यानी अगर आप मान लीजिए पीपीएफ का रेट अगर 7.1 है तो आपको 8.1 देना, बट क्योंकि आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता है उसके सामने, तो प्रैक्टिकली आपको इंटरेस्ट जो पे करना है वो 1% पे करना है। अगर आप 36 मंथ्स में अपने लोन को रीपे नहीं करते हैं तो फिर वो बढ़ के 6% हो जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप सोच समझ के लोन लें, कितना लें, और कोशिश करें कि इसको आपको रीपे करना। और जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन है बेसिकली वो स्टार्ट होती है जिस मंथ में आप लेते हैं उसके बिगनिंग से, और जिस मंथ में आप उसको कंप्लीट करते हैं उस मंथ के एंड तक, उस पीरियड के लिए आपको इंटरेस्ट पे करना है। तो आप प्रिंसिपल अमाउंट आप रीपे करने के बाद विद इन मंथ और 2 आपको इंटरेस्ट उसके ऊपर पे करना है। तो पॉसिबल है लोन लेना, लेकिन जैसा मैंने कहा इंपॉर्टेंट है कि आप समझें कि तभी लोन लें जब जरूरत हो, और कितना ले सकते हैं। जैसा मैंने बताया मैक्सिमम 25% आपका जो बैलेंस है 2 साल पहले का, उतना ही लोन आप ले सकते हैं। तो हेमंत जी, अब सवाल यहाँ पर मैं एफडी पर लेके आती हूँ, क्योंकि यहाँ पर एक दशक में जो एफडी पर लोन लिया जाता है उसमें लगभग 43% का इजाफा हुआ है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि लोग जिस तरह के पर्सनल लोन्स ले रहे हैं उसमें अब लोगों का रुझान अपने फिक्स डिपॉजिट पर लोन लेने पर बढ़ गया है, और 43% काफ़ी ज़्यादा बड़ा आंकड़ा है पिछले वित्त वर्ष का अगर हम देखें तो। किस तरह से ये आंकड़ा बढ़ रहा है, क्या इसके पीछे वजह है, और एफडी पर लोन कैसे लिया जाता है? देखिए अगेन, अगर हम देखें कि पोर्टफोलियो कंपोजिशन को, तो फिक्स डिपॉजिट हमारे देश में फिर से काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो का एक अहम हिस्सा होता है। इसमें क्या है, आपके पास अगर मान लीजिए आपको पैसे की ज़रूरत हो तो आपके पास 2 ऑप्शंस होती हैं। या तो आप अपने एफडी को प्री मैच्योरली पैसे निकाल लें वहाँ से, या फिर अगर आपकी शॉर्ट टर्म की रिक्वायरमेंट, तो ऑब्वियसली इट डजंट मेक सेंस कि आप वहाँ से पैसा निकालें, आप उसके अगेंस्ट लोन ले सकते हैं। ये जो आपने कहा ट्रेंड के जहाँ पे लोन उसके सामने ज़्यादा लोग ले रहे हैं, हमने देखा था एक पीरियड था कि लोग पर्सनल लोन लेते थे, और अगर आप एक थोड़े से समझदार इन्वेस्टर हैं, आपने फ्यूचर के बारे में सोच के अगर एक अपना पोर्टफोलियो बनाया है, तो इमरजेंसी के समय पे ये इन्वेस्टमेंट, स्पेशली जो एफडी है, वो आपके काम आती है। क्योंकि आपकी जब शॉर्ट टर्म की रिक्वायरमेंट हो
तो आप उसके अगेंस्ट अपने बैंक से लोन ले सकते हैं। जनरली इसमें आपको बैंक जो है वो 80 to 85% तक का लोन देंगे आपके एफडी के सामने। इसमें टेन्योर का ऐसा कुछ नहीं होता, जब तक आपकी जो एफडी की मैच्योरिटी नहीं होती है उससे पहले आप पे कर सकते हैं, और ऑन एन एवरेज में भी आप 2% ज्यादा पे करेंगे जितना आपको एफडी में मिल रहा है। ये एक मुझे लगता है काफी कन्वीनियंट मेथड है, स्पेशली अगर आप कन्विंस हैं कि आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है जो भी आपकी जरूरत है उसको पूरा करने के लिए, तो एफडी के अगेंस्ट लोन लीजिए। और प्री मैच्योर एफडी को निकालने से बेहतर है कि आप लोन लें, ताकि आपकी इन्वेस्टमेंट भी बनी रहे और शॉर्ट टर्म की रिक्वायरमेंट पूरी होने के बाद आप उस लोन को रीपे कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड पर लोन पर मैं सबसे आखिर में आऊंगी, लेकिन इंश्योरेंस पॉलिसीज पर जो लोन मिलता है, और यहाँ पर मेरे ख्याल से हेमंत जी हम ट्रेडिशनल पॉलिसीज की ही बात कर रहे हैं जिन पर लोन शायद लिया जा सकता है, क्योंकि नई तरह की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज अगर आप देखें तो उस पर शायद ये सुविधा नहीं होगी। किस तरह की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज की हम बात कर रहे हैं जहाँ पर आप अपने सम एश्योर्ड के तर्ज पर लोन ले सकते हैं, और उसकी रीपेमेंट, उसकी भरपाई कैसे होगी, किस रेट पर ये लोन मिलते हैं? जी बिल्कुल ठीक है। आई थिंक ये जो लोन आप ले सकते हैं इंश्योरेंस पॉलिसीज अगेंस्ट, वो ट्रेडिशनल पॉलिसीज जैसे एंडोमेंट पॉलिसी, होल लाइफ पॉलिसी, सेविंग्स प्लान, मनी बैक, इनके अगेंस्ट आप ले सकते हैं। तो यूलिप में भी कहीं कहीं मिल सकता है, बट बहुत ही मुश्किल है। बट वहाँ पे ऑब्वियसली मार्जिन जो है वो ज़्यादा होगा अगर आपको मिला भी तो। यूजुअली जब आप इंश्योरेंस के अगेंस्ट आप लोन लेते हैं तो बेसिकली वो तभी ले सकते हैं जब आपकी पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू हो। तो ऐसा नहीं है कि आपने आज पॉलिसी खरीदी तो कल जाके आप लोन ले लेंगे। तो आप मान के चलिए कि कम से कम 3 साल का समय आपको देना होगा, जिस समय के बाद आपके पास एक सरेंडर वैल्यू होगी, और उसका अगर ट्रेडिशनल प्लान में आप लोन लेते हैं तो करीब 80-85% तक आपको उसके अगेंस्ट लोन मिलेगा। लेकिन ये मार्जिन जो है वो बढ़ सकता है। अगर आपने मान लीजिए 2 साल के लिए लिया तो शायद हो सकता है वो 25% हो, अगर 3 साल के लिए लोन लिया तो वो 30% हो सकता है। तो यूजुअली 36 मंथ्स के टेन्योर के लिए आपको लोन मिलेगा। और जैसे मैंने कहा कि अगर आप ट्रेडिशनल प्लान के अगेंस्ट लेते हैं तो करीब 80-85% आपकी जो सरेंडर वैल्यू है उसके सामने आपको मिलेगा। और इम्पॉर्टेंट है कि आप इसको समय रहते रीपे करें, क्योंकि अगर आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ता गया और अगर वो सरेंडर वैल्यू को टच करता है तो फिर आपकी पॉलिसी लैप्स भी हो सकती है। तो इंपॉर्टेंट है अगर आप लोन ले तो ध्यान रखिए कि आपको उसको समय पे रीपे करना है। फंड्स के यूनिट्स पे आपको कैसे लोन मिल सकता है, इस पर बात करते हैं। म्यूचुअल फंड्स पे लोन लेने के लिए कितना आपको इकट्ठा करना चाहिए? मेरे ख्याल से अगर आप कोई नए निवेशक होंगे तब शायद ही आपके पास कोई राशि होगी, लेकिन कैसे निर्धारित होता है कि आप अपने यूनिट्स पर इतने अमाउंट का लोन ले सकते हैं? इसकी कैलकुलेशन क्या होगी, कैसे इसकी क्या प्रोसेस क्या है पूरा? देखिए कविता, आप जब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव वही है कि आप अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके लिए कॉर्पस बिल्ड करना चाहते हो। और जाहिर सी बात है, ओनली इन केस ऑफ इमरजेंसी आप उसको देखेंगे एज एन ऑप्शन कि आप उसके अगेंस्ट लोन ले सकें। ये लोन जो है वो आप बैंक या एनबीएफसी से ले सकते हैं। अब कितना लोन आपको मिलेगा वो डिपेंड करता है कि आपके पास पोर्टफोलियो में किस तरह के फंड हैं। आपके पास डेट फंड्स हैं या हाइब्रिड फंड्स हैं या फिर इक्विटी फंड्स हैं। यूजुअली बैंक जो है वो डेट फंड पे आपको ज़्यादा लोन देंगे, मे बी 80-85% लोन दे देंगे। इक्विटी में शायद आपको 50-60% मिलेगा। और हाइब्रिड में अगेन डिपेंड करता है कि किस तरह के हाइब्रिड फंड आपके पास हैं, क्या वो इक्विटी सेविंग है, बैलेंस एडवांटेज है, या इक्विटी का प्रोपोर्शन कितना है। तो अगर मैं इसको कंपेयर करूं पर्सनल लोन के अगेंस्ट, तो जाहिर सी बात है ये मच मोर सेंसिबल डिसीजन होगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट जो है उससे काफ़ी यहाँ पे कम होगा। लेकिन अगेन ऑब्जेक्टिव जो है आपका पोर्टफोलियो बनाने का वही है कि आप अपने फ्यूचर के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, गोल्स हैं, उनको पूरा कर सकें। बट इन केस ऑफ इमरजेंसी डेफिनेटली आप उसके अगेंस्ट लोन ले सकते हैं। उसके लिए आपको अपने बैंक से बात करनी होगी, उनको अपना पोर्टफोलियो दिखाना होगा और फिर वो आपको बताएंगे एग्जैक्टली। बट ब्रॉडली जैसे मैंने कहा कि अगर वो डेट फंड्स है तो 80-85% लोन आपको मिल सकता है। बट इक्विटी में आपको वहाँ पे मार्जिन थोड़ा ज्यादा रखना होगा। चलिए, तो मेरे ख्याल से ये वो प्रक्रिया है जहां पर आप अपने इन्वेस्टमेंट्स पे लोन ले सकते हैं। लेकिन चर्चा में शुरुआत में जैसे कि हमने इस्टेब्लिश कर लिया, अच्छे खासा आपको बता दिया कि ये जो है आपके लिए आखिरी विकल्प है, क्योंकि हेमंत जी कहीं ना कहीं इन पर जो ब्याज लगता है वो पर्सनल लोन के दर पर ही लगता है। और इसीलिए न सिर्फ इस लोन की बात अगर हम करें, किसी भी तरह का आप लोन ले तो उसकी एक रीपेमेंट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। क्या कहेंगे? जी बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन क्या होता है कभी कभी, जैसे हम हमेशा कहते हैं कि आप अपने लिए एक इमरजेंसी फंड बनाइए। अगर आप एक मैच्योर इन्वेस्टर हैं, अगर आप एक रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर हैं और अपने लिए एक अगर इमरजेंसी फंड बनाते हैं, तो फिर आपको इस तरह की सिचुएशन फेस ना करनी पड़े। बट हो सकता है कभी कि आपने पूरा प्रोविजन भी किया फिर भी आपको जरूरत हो।
लेकिन इसको आप तभी इस्तेमाल कर पाएंगे जब आपने बहुत केयरफुली अपना पोर्टफोलियो, अपना इन्वेस्टमेंट बनाया। अगर आपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी ध्यान नहीं दिया तो जाहिर सी बात है फिर आपके पास वो पर्सनल लोन जैसी ही ऑप्शन है, और जहां पे आपको काफी ज्यादा इंटरेस्ट पे करना है और कहीं ना कहीं वो आपके फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए रिस्क बनता है। तो हमेशा ध्यान रखिए, इमरजेंसी फंड बना लीजिए, इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो बना लीजिए, ताकि फ्यूचर में जब आपको पैसे की जरूरत हो तो आप उसके अगेंस्ट लोन लें। बट कोशिश वही कीजिए कि एज ए लास्ट रिजॉर्ट जितना कम हो सके और जितना जल्दी हो सके उसको आप रीपे कीजिए, ताकि आपका जो इन्वेस्टमेंट प्रोसेस है वो डिस्टर्ब ना हो। ऑलराइट, चलिए इसी चर्चा के साथ अब फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद दर्शकों के सवालों को शो में शामिल करेंगे। स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर मैं छोड़ रही हूँ, हमारा डायरेक्ट नंबर है, आप अपने सवाल हम तक पहुँचा सकते हैं। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, उसके बाद दर्शकों के सवालों के जवाब। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर, और शो पर अब दर्शकों के सवालों को शामिल करेंगे। हेमंत उसेकी, CEO वाइस इन्वेस्ट हमारे साथ है, अनंत लद्दा, फाउंडर इन्वेस्ट आज फॉर कल, और ये दोनों मिलकर दर्शकों की फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे। हेमंत जी के लिए आशीष चौहान हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। नमस्कार। नमस्कार मैम। कैसे हैं सर आप? मैम अच्छे हैं, आप सुनाइए। ठीक ठाक। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। आपका सवाल आपने हमें भेजा, उसके लिए धन्यवाद। बताइए, कुछ और ऐड करना है आपको इस सवाल में? जी नहीं मैम, एक्चुअली अभी तो कुछ ऐड नहीं करना है, बस आप मेरा गोल पूरा करने के लिए कुछ गाइड कर दीजिए मैम। जी जी जी, जी। हेमंत जी, आपके पास है इनका पोर्टफोलियो, बताएं। देखिए कविता, आई थिंक इनका जो इन्वेस्टमेंट है करीब अभी SIP के जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो 17,500 है। उसमें 9 फंड्स हैं। जाहिर सी बात है कि वो मुझे लगता है कि उसमें कंसोलिडेशन का स्कोप है यहाँ पे। कुछ फंड्स आपको मुझे लगता है कम करने चाहिए। तो कुछ जो एग्जिस्टिंग फंड्स हैं आपके पास, उनमें से आप 5 फंड अगर रखें, जैसे SBI कॉन्ट्रा फंड है आपके पास, और पारंपरिक फ्लेक्सी कैप, कॉन स्मॉल कैप, और PGM मिड कैप, और HDFC फोकस 30। मुझे लगता है ये जो 5 फंड है ये अपने पोर्टफोलियो में रखिए, और जो बाकी जो 4 फंड्स हैं उसमें जो आप 8,500 इन्वेस्ट कर रहे हैं उसको इन्हीं फंड्स में आप एलोकेट कीजिए। क्योंकि क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा फंड आप रखेंगे तो उसको मॉनिटरिंग करना थोड़ा मुश्किल होता है, कहीं ओवरलैप हो जाता है। तो उसके हिसाब से मुझे लगता है कि आप अपने पोर्टफोलियो को कम कीजिए। दूसरा, इन्होंने जो इंपॉर्टेंट चीज़ कहा है यहाँ पे, मैं उसको जरूर टच करना चाहूँगा। इन्होंने कहा है कि वो जो इनकी इन्वेस्टमेंट है सीनियर सिटीजन में, वहाँ से वो जो इनको इंटरेस्ट मिल रहा है उसको वो SIP में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और उनको लगता है कि वो शायद 8.2 और 12%, मतलब 20% रिटर्न जो है कमा रहे हैं। तो आई थिंक वो उसको मैं डेफिनेटली एक इशू को एड्रेस करना चाहूँगा। पहली बात तो ये कि आप जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो इंटरेस्ट का कंपोनेंट कर रहे हैं। आप पूरा पोर्टफोलियो आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं किया है। दूसरी बात, अगर आप 12% का रिटर्न एज्यूम भी करते हैं तो वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मिलता है, ईयर ऑन ईयर नहीं मिलता है आपको। और जब आप 1 साल में SIP से इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी जो एवरेज होल्डिंग है वो करीब आधी हो जाती है। यानी अगर 2 लाख भी इन्वेस्ट किया तो आपको 1 लाख पे उस साल में इंटरेस्ट मिलता है, रिटर्न मिलता है। तो अगर आप उस हिसाब से देखें तो अगर आपको 8.2 सीनियर सिटीजन में मिल रहा है, म्यूचुअल फंड से आप करीब 1% और ही ऐड कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप पूरा 12% पूरे पोर्टफोलियो में मिल रहा है, सिर्फ आपको इंटरेस्ट कंपोनेंट पे मिल रहा है। दूसरी बात, अगर आपका टाइम होराइजन 10 साल है तो अगर आप चाहते हैं कि आपको अच्छी खासी वेल्थ क्रिएशन हो, आपको इन्फ्लेशन को बीट करना है लॉन्ग टर्म में, तो मुझे लगता है अगर आप उसके सामने अगर एक कंपैरिजन करें इक्विटी फंड्स का, तो ऑब्वियसली ओवर ए लॉन्गर पीरियड उनमें डेफिनेटली पोटेंशियल है कि जो सीनियर सिटीजन स्कीम में जो आपको रिटर्न मिल रहा है उससे बेटर रिटर्न मिले। हाँ, ऑफ कोर्स उसमें वॉलिटिलिटी होगी समय समय पे, पर अगर आप समझें इक्विटी को, अगर उसको आप समय दें तो डेफिनेटली आपके रिटर्न सुधर सकते हैं। तो ये एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आपकी रिटर्न जो है वो 20% नहीं है, आपकी रिटर्न करीब 9-9.25% के करीब है। म्यूचुअल फंड में अगर आप पूरा पोर्टफोलियो रखें तो डेफिनेटली उसमें स्कोप है कि आप थोड़ा बेहतर रिटर्न कर सकते हैं। और जैसा मैंने कहा, आप पोर्टफोलियो को थोड़ा कंसोलिडेट कीजिए, 4 फंड अपने पोर्टफोलियो में कम कीजिए, तो मुझे लगता है मॉनिटरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से और परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बेहतर रहेगा। चलिए आशीष चौहान जी, ऑल द बेस्ट आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के लिए। राजू वर्मा मेरे साथ फोन लाइन पर हैं जो अनंत से सवाल पूछेंगे। नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार मैडम। के नाम दे दिए हैं, इसके अलावा कुछ 15 साल में 5 करोड़ इस पोर्टफोलियो से, है ना? हाँ मैडम, बिल्कुल। अनंत,
हाय कविता मैम, सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन दिस शो। एंड जिस तरीके का राजू सर ने एक पोर्टफोलियो बना रखा है और इनके फंड्स है और जिस तरीके की कैलकुलेशन उन्होंने ऑलरेडी इनबिल्ट कर रखी है, इससे बिल्कुल साफ प्रतीत होता है कि ये सीजन इन्वेस्टर है और रेगुलरली मार्केट में काम कर रहे हैं। एक छोटा सा अपडेट है, आई थिंक जब भी हम मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं हमारी एक्सपेक्टेशंस 11 से 12% के बीच की होनी चाहिए। ऊपर देता है मार्केट तो बहुत अच्छी बात है, पर हमारी इसी एक्सपेक्टेशंस के साथ काम होना चाहिए। तो प्रेजेंट एसआईपी और लमसम इन्वेस्टमेंट्स को ध्यान में रखते हुए ये अपने रफली 3.5 करोड़ के कॉर्पस तक पहुंच पाएंगे अपने गिवन टाइम होराइजन में। अगर ये चाहते हैं कि अपने 5 करोड़ के ऊपर के कॉर्पस तक पहुंचे तो इन्हें 15 साल की जगह 18 साल निवेश करना पड़ेगा सेम इन्वेस्टमेंट को। अगर ये कंटिन्यू करेंगे तो ये अपने 5 करोड़ के ऊपर के कॉर्पस तक पहुंच जाएंगे, जो हमें ध्यान रखना है। एक छोटी सी अपडेट है इनके लिए, इनका सारा का सारा इन्वेस्टमेंट आज के दिन इक्विटी फोकस्ड है। इक्विटी के फंड्स काफी इंटरेस्टिंग है, काफी अच्छे हैं एंड काफी कंसिस्टेंट परफॉर्मर्स को इन्होंने ले रखा है अपने पोर्टफोलियो में, विच इज वेरी गुड। बट पूरा का पूरा पोर्टफोलियो आज के दिन इक्विटी फोकस्ड है। आई अज्यूम कि या तो उन्होंने एफडी रख रखी होगी एज अ डेट कंपोनेंट, या ये अपने डेट कंपोनेंट के पीएफ पीपीएफ कुछ तो टेक केयर कर रहे होंगे, जो इनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि हमेशा एक ऐसा पोर्टफोलियो जो एक बैलेंस है, जिसमें डेट इक्विटी गोल्ड का बैलेंस है, वो लॉन्ग टर्म में ज्यादा सस्टेनेबल ग्रोथ की उम्मीद रखता है और जिस समय मार्केट में डिफिकल्ट समय आता है हमें थोड़ी सी स्टेबिलिटी देता है। तो डेट के कंपोनेंट को ध्यान रखना इनको इंपॉर्टेंट है। बाकी सिर्फ 3 साल का टाइम होराइजन और बढ़ जाता है तो हमारा जो गोल है वो पहुंचने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे। बहुत बढ़िया। राजू जी, कोई सवाल जल्दी पूछना है आपने आनंद से? ये मैं सिर्फ इसमें एक फंड के बारे में जानना चाहता हूँ। वैसे ये मेरे का जो ग्लोबल एक्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फंड है उसको क्या मैं कंटिन्यू करूं या उसमें कुछ चेंज करूं? बाकी जैसे सर ने बताया तो डेट पे मेरा पीपीएफ और दूसरे वाले डेट इंस्ट्रूमेंट्स में ऑलमोस्ट जो है 70% इन्वेस्टमेंट है, जो और 30% ये इक्विटी में है जो आपको भेजा है। ऑलराइट, वेरी हैप्पी टू नो। और बहुत ऐसे कम इन्वेस्टर्स मुझे मिलते हैं जो खुद कहते हैं कि यार मैंने 70% डेट में रखा है बिकॉज मुझे पता है कि मेरी रिस्क एपेटाइट लो है। ये जान के ही मुझे बिल्कुल समझ आ रहा है कि आप काफी समय से मार्केट से जुड़े हुए हैं। अगर आप देखिए, अगर आप मार्केट की उतार चढ़ाव को जानते हैं और क्योंकि आपका एक मेजर पोर्शन ऑलरेडी इन्वेस्टेड है डेट में और अच्छे इक्विटी फंड्स में, सो ये जो मेरी एसेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फंड है थोड़ा सा एग्रेसिव फंड है, तो आप इसको रख सकते हैं। अगर आप चाहते कि नहीं मुझे थोड़ा सा डिफेंसिव रखना है तो फिर कोई सा भी S&P 500 का किसी भी फंड हाउस का ले लीजिए। S&P 500 का आपको आराम से लेना होगा, जो इंडेक्स फंड होता है, जो आपके सबसे बेस्ट वर्ल्ड की कंपनीज आपको पोर्टफोलियो में दे देगा, तो वो आपका काम कर सकता है। ये भी अच्छा फंड है पर थोड़ा सा कंपैरेटिवली एग्रेसिव है, थोड़ा सा रिस्क में ज्यादा है। अगर आप इसकी रिस्क को समझते हैं बिकॉज आपके पोर्टफोलियो का बहुत कम एलोकेशन यहाँ पे जा रहा है, तो हम इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे अननेसेसरी रिस्क नहीं लेनी, क्योंकि जिस तरीके का आपका जवाब आया मुझे लग रहा है कि आप लो रिस्क इन्वेस्टर है, तो फिर आप S&P में भी इन्वेस्ट करके अपना काम पूरा कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट राजू आपके पोर्टफोलियो के लिए। अखिल शर्मा का सवाल अब मैं लेना चाहूंगी। नमस्कार। नमस्ते मैम। कैसे हैं सर आप? बस ठीक है मैम, आप बताइए। बिल्कुल, मैं भी ठीक हूँ। थैंक यू सो मच सवाल भेजने के लिए। आपने काफ़ी प्लान तरीके से अपनी डिटेल्स हमें दी हैं और आपने एक एक लक्ष्य को समय दिया है और राशि भी दी है और खर्चों का भी ब्यौरा दिया है। बहुत बढ़िया। हेमंत जी, काफ़ी डिटेल्स आपके पास ऑलरेडी हैं, ये मेरे ख्याल से पर्याप्त होंगी इनकी फाइनेंशियल प्लानिंग करने के लिए। जी कविता, आई थिंक बिल्कुल सही है। अखिल ने जो अभी तक जो इन्फॉर्मेशन हमको दी है और जिस तरीके से उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट को बनाया, पोर्टफोलियो को बनाया और जिस तरीके से अपने गोल्स को डिफाइन किया है, तो मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा उन्होंने शुरुआत की है। अगर हम शुरुआत करें इनके ये देखने की कि जो इन्वेस्टमेंट ये कर रहे हैं 17,000 की, उनसे इनके गोल्स पूरे होंगे कि नहीं, तो हम शुरुआत करते हैं। जो उनका पहला गोल जो है वो डॉटर की एजुकेशन है, चाइल्ड की एजुकेशन। वहाँ पे उनको जो उनका लक्ष्य है पूरा करने के लिए करीब करीब 5,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करना है, और जो अगर ये पूरा टाइम होराइजन तक इन्वेस्ट करते हैं तो अपना गोल पूरा कर पाएंगे। मैरिज के लिए, चाइल्ड मैरिज के लिए जो उन्होंने कॉर्पस बनाना चाहते हैं उसके लिए करीब 3,000 उनको इन्वेस्ट करना है। तो ये 8,000 की इन्वेस्टमेंट जो है उसको आप अलाइन कीजिए इन दो गोल्स के साथ। अब इनका जो रिटायरमेंट का जो गोल है उसमें करीब 3 करोड़ का इनका टारगेट है और बाकी जो SIP है वो 9,000 की है और इनका जो करंट पोर्टफोलियो है उसकी वैल्यू है करीब 11 लाख। तो इसको अगर वो अपना टाइम होराइजन तक ये कंटिन्यू करते हैं तो जो SIP से जो इनका कॉर्पस बनेगा वो करीब करीब 1.7 या 1.8 करोड़ बनेगा। और जो 11 लाख अगर ये रखते हैं 25 साल तक, अगर हम 12% का रिटर्न मान के चले क्योंकि बहुत लंबा समय है, तो करीब करीब 1.7 या 1.8 वहां से भी इनको मिलेगा। तो इन दोनों को अगर हम ऐड करें
तो जो इनका जो टारगेट है वो डेफिनेटली पूरा हो पाएगा। तो जहां तक इनके तीनों गोल्स का सवाल है, मुझे लगता नहीं कि कोई भी डिफिकल्टी होगी इनको अपने गोल्स तक पहुंचने के लिए। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस समय पे इनको लगता है कि इनके रिटायरमेंट के लिए 3 करोड़ काफी होगा, या बच्चों के एजुकेशन के लिए कितना पैसा जरूरत है। होता क्या है कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपका लाइफ स्टाइल बदलता है, आपकी इनकम लेवल बढ़ती है, आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ती है। तो एक इंपॉर्टेंट चीज ये है, क्योंकि आप डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट कर रहे हो, तो मेरी आपको सलाह यही रहेगी कि आप हर साल अपनी SIP के अमाउंट को बढ़ाइए। अगर आप 10% से भी बढ़ाते हैं तो यकीन मानिए कि आप जो ओवरऑल कॉर्पस जो बनाएंगे वो कहीं ज्यादा होगा, और जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़े उसका कुछ हिस्सा डेफिनेटली आपके इन्वेस्टमेंट में आना चाहिए। तो फिलहाल जो भी आपके लक्ष्य हैं वो आप पूरा कर पाएंगे, लेकिन अपने गोल्स को हमेशा रिवाइज करते रहिए। जो आज आप गोल बना रहे हैं 25 साल के लिए, वो उतना अमाउंट शायद आगे जाके पूरा ना हो। तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ओवरऑल मैं कहूंगा कि फंड इनके अच्छे हैं। एक ही मैं बदलाव चाहूंगा यहाँ पे, इन्होंने 1000 शायद HDFC बैलेंस एडवांटेज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और इनके पास एक और कोटक फ्लेक्सी कैप फंड है। तो मुझे लगता है बैलेंस एडवांटेज 25 साल के लिए मुझे लगता नहीं कि बहुत अच्छी चॉइस होगी। उसको SIP को बंद करके अगर आप फ्लेक्सी कैप में करें तो वो एक बेहतर ऑप्शन होगी। तो एक बदलाव, और जैसा मैंने कहा, कोशिश कीजिए जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है हर साल आप अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते रहिए। जी जी, ऑलराइट। चलिए अखिल शर्मा जी, ऑल द बेस्ट आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के लिए। और इसी के साथ हम रुख करते हैं निवेश के गुरु मंत्र की ओर। अनंत। देखिए मैम, मेरा बहुत सिंपल सा गुरु मंत्र या फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है जो मैं हमेशा डिस्कस करता हूँ। स्टॉक मार्केट क्या है? एक ऐसी नदी है जो पैसों की नदी है। अब यहाँ पे आप इस नदी से कितना निकाल पाएंगे वो कंप्लीटली आपके माइंडसेट पे, आपके पेशेंस पे, आपकी साइकोलॉजी पे डिपेंड करेगा। यहाँ पे हो सकता है कि कुछ लोग इन्वेस्टमेंट करके, निवेश करके सिर्फ अपने पांव धो के इस नदी से दूर चले जाए। कुछ हो सकता है कि एक आध डुबकी लगा दे, और कुछ हो सकता है कि इस नदी के पास ही अपना घर लेके बैठ जाए और आराम से अपना पूरा का पूरा जीवन व्यतीत करे। सो कंप्लीटली डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं अपने पोर्टफोलियो से, और आपका माइंडसेट, आपकी साइकोलॉजी कैसी है। नदी तो वही है, सेम है, और सभी को सेम रहती है। यूजुअली हम देखते हैं ना कि पास्ट में हमेशा इन्वेस्टमेंट रिटर्न वर्सेस इन्वेस्टर रिटर्न्स में बहुत डिफरेंस होता है। इसलिए होता है कि हमारी साइकोलॉजी और हमारी इमोशनल प्रॉब्लम बीच में आ जाती है। अगर उससे आप ठीक कर पाएंगे तो आप बहुत अच्छा कर पाएंगे मार्केट से। जी, हेमंत जी। कविता, मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप ऐसे निवेशक हैं जिन्होंने पिछले 12 या 18 महीने में SIP शुरू की है, हो सकता है आपके रिटर्न बहुत लो हो या नेगेटिव रिटर्न हो, उससे आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। अगर आपने अपना टाइम होराइजन डिफाइन किया है, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर आपने अपने फंड्स को सही चुना है, तो यकीन मानिए जो इन्वेस्टमेंट आप इस मार्केट में कर रहे हैं, जब आगे जाके मार्केट स्टेबल होगा, मार्केट ऊपर जाएगा, तो यही इन्वेस्टमेंट है जो आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो में रिटर्न बढ़ाएगी। तो अपना लक्ष्य जो है वो अपने टाइम होराइजन पर रखिए, ना कि आज की मार्केट कंडीशन में। चलिए, तो ये है वो गुरु मंत्र जो आपको अपने पूरे निवेश के सफर में इन पर अमल करना है। और इसी के साथ हेमंत जी, आपका, अनंत, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। समय निकाला दर्शकों की फाइनेंशियल प्लानिंग आज की। धन्यवाद। और